केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का कर रहे हैं उद्घाटन। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। देश भर में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रचार करने के लिए क्रियाकलापों का किया जाएगा आयोजन। रबी विपणन सत्र 2022-23 में 11 राज्यों से 137 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। एमएसपी पर हुई खरीद से करीब 12 लाख किसान हुए लाभान्वित। साथ ही किसानों से एमएसपी पर धान की जा रही है खरीद। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 757 लाख मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीद। अब तक 109 लाख किसान एमएसपी पर हुई खरीद से हो चुके हैं लाभान्वित। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार शुरू। मेले में 80 से अधिक निर्यातक ले रहे हैं हिस्सा। एफडा ने हिमालयी राज्यों के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप और बाजरा के निर्यातकों के लिए बनाए हैं विशेष स्टॉल। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभाग के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन भी करेगा। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामान्य सेवा केंद्र के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चल रहा है और अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक कृषि पर कृषि मेले का आयोजन होगा और प्राकृतिक खेती पर प्रक्षेत्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन उन्होंने किया। आपको एक बार फिर बता दें, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ये अभियान है और रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद हाल ही में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में जारी है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2022 तक 136.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 11.99 लाख किसानों को 27,592.10 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 24 अप्रैल 2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 757.27 लाख मीट्रिक टन धान, खरीफ फसल का 751.39 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 5.87 लाख मीट्रिक टन इसमें शामिल है कि खरीद की जा चुकी है। अब तक लगभग 109.33 लाख किसान 1,48,424.78 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार आज से शुरू हो रहा है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का ये आयोजित हो रहा है। आहार मेला है ये जो आज से शुरू हो रहा है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 80 से अधिक निर्यातक हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के निर्यातकों के लिए एक विशेष स्टॉल भी लगाया गया है। महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों के लिए भी एक विशेष स्टॉल का प्रबंध किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ देश की बड़ी आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत सरकार लगातार किसानों की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए किसानों के अनुकूल नीतियां बना रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आधुनिक होती खेती की दशा और दिशा को लेकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यशाला में पारंपरिक खेती से हटकर नवोन्मेष को अपनाए जाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बदलते पर्यावरण, जलवायु की चुनौतियों और रासायनिक प्रयोग से बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर जोर दिया। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि मुनाफे में हो, सरलता से की जा सके, उसमें आधुनिकता का समावेश हो, तकनीक का समावेश हो, निवेश के अवसर हों, बाजार की उपलब्धता हो, सरकारों का सकारात्मक योगदान हो और हमारी जो विधा है वह विधा आत्मनिर्भर हो। मौजूदा केंद्र सरकार के लगातार प्रयास की वजह से देश में प्राकृतिक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब ये लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच चुका है। कृषि क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव में प्राकृतिक खेती भी शामिल है। वहीं प्राकृतिक खेती के जरिए सिंचाई के लिए पानी की खपत 50 से 70% तक कम हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना ज़रूरी है, एफिशिएंट करना ज़रूरी है और इसमें रिसोर्स कंजर्विंग न्यूट्रिशन सेंटर्ड इसको बनाना ज़रूरी है और एक नई क्रांति लानी ज़रूरी है जिस पर बहुत काम किया गया है और वो है नेचुरल फार्मिंग का। हम पानी को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाए, सॉइल की हेल्थ को मैनेज नहीं कर पाए और इसीलिए नेचुरल फार्मिंग पर काफ़ी काम हुआ है और ये मैं कहना चाहूँगा साइंटिफिक तरीके से हम अपने किसान भाइयों और बहनों में एक जन आंदोलन की तरह इसको कैसे आगे ले जाएं, ये हमारा आज लक्ष्य है। आपकी जैविक खेती से गोबर डाल करके उस नाइट्रोजन को आप कैसे पूरा करेंगे? उसका अल्टरनेट आप लोगों ने दिया, साइंटिस्ट ने दिया है कि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद एकड़ में नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद डाल दो, उससे भी काम पूरा हो जाएगा। 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचाई योजना, नैम और किसानों को सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध कराए जाने की नीतियों की बदौलत उत्पादन में सुधार दर्ज हो रहा है। वहीं देश में बीज से बाजार तक की नीति का असर भी दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए निजी मंडियां लाभदायक बन रही हैं। वहां कृषि उपजों के मूल्य अधिक मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों की खुशहाली बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही खरीद नीति, भंडारण की व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की आधारभूत सुविधाओं के निर्माण से अनाज, तिलहन और दलहन के अलावा वानिकी क्षेत्र का उत्पादन भी पहले की तुलना में समृद्ध हुआ है। इसी का नतीजा रहा कि कृषि निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। और कृषि क्षेत्र में आ रहे इन क्रांतिकारी बदलावों पर क्या है देश भर के किसानों की प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं। सरकार ने जो योजना किसानों के हितों के लिए बनाई गई है, ये योजनाएं काफ़ी किसानों के हित में हैं। जैसे अकाउंट में फसल बेची अकाउंट के पैसे जो हैं वो सीधे ही उनके अकाउंट में, बैंक खाते में आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर किसान निधि सम्मान योजना जो है उसके द्वारा हर किसान को जिसने भी अपना फार्म भरा हुआ है उसके खाते में भी 500 रुपया जो है वो हर महीने की आता है। तो पैसे जो आते हैं उससे भी उस किसान का जो आर्थिक पद्धर है वो ऊंचा है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ किसान आड़ती मजदूर सारे खुश हैं। सरकार द्वारा MSP रेट जो दी गई है उससे भी ज़्यादा किसान को है जो बाज़ार में जो कीमत मिल रही है। और सरकार द्वारा जो बंदिश लगाई गई थी पहले कि किसान मंडी में ही बेचे, मंडी के अलावा एक मंडी के अलावा कहीं भी मंडी में किसी भी मंडी में जाकर जहाँ किसान को ज़्यादा दाम मिल रहे हैं वहाँ बेच सकता है। अब की बार किसाना ने फसल का दाम बहुत बढ़िया मिल रहा है। जे यह सरकार की भारत सरकार की कोई पॉलिसी चाहिए होनी की जिसको बहुत बढ़िया फायदो हो, किसान कोड़े भी ले जार माल न बेच सके। और इनके अलावा अब की बार यह फायदो हो कि सरकार का जो भाव चाहे MSP का भाव चाहे उससे ज़्यादा भाव अम्मा को माल बिक्री हो। जो गवर्नमेंट का रेट है वो 2015 है जी, और अभी 40 का रेट दिए 2040 रुपये मतलब इन्होंने कि गवर्नमेंट की खरीद है 2015 रुपये और प्राइवेट बिक्री है 2040 और 50 रुपये। इसमें किसानों का फ़ायदा है और इसलिए व्यापारी भी खुश है और ज़मींदार भी खुश है। जो माल प्राइवेट बिक रहा है वो बहुत बढ़िया बिक रहा है, हाथों माल भरता है, लोड हो जाता है, ना कोई घटती आती है ना कोई लेना देना है। कि पिछली बार गवर्नमेंट का रेट 1970 रुपये था, अब की बार 2015 है, फिर भी उससे ऊपर लोग ले रहे हैं। 50-60 रुपये 70 रुपये तक फालतू मिल रहे हैं ज़मींदारों को, ज़मींदार बेच के खुश हैं। ये ऐसी बात है जी, गवर्नमेंट का रेट से ऊपर बिक्री है। और दूसरी तरफ मिथिला नेचुरल के CEO मनीष आनंद ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। तेल का दाम है, खाद्य तेल का, सरसों तेल का बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बढ़ने का कारण ये था कि जब प्राइवेट मंडी में जाना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं हम मंडी में बेचेंगे, डायरेक्ट बेचेंगे। तो जो वो 8,000 रुपए क्विंटल बेच रहे थे वो उस वक्त, जो कि अदरवाइज MSP में ख्याल से 52-53 ऐसे कुछ था जी। तो जिसको बोलते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कृषि कानून लाया था वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा ही था। प्लस बाद में रिपोर्ट भी आया कि बहुसंख्यक किसान जो था इस कृषि कानून के पक्ष में थे, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। बट इससे क्या किसानों को एक रास्ता मिल गया कि हाँ हम बेच सकते हैं और हमारे को ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा मंडियों को भी लगा कि अब जहाँ पे उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो वहाँ बेचेंगे। और आज अभी भी देख रहे हैं कि जो सरसों का सीजन है और सरसों अभी भी मुझे लगता है कि 7,000-8,000 से ऊपर के आसपास जा रहा है, सुनते हैं कि 9,000 के आसपास चला जाएगा। और खासकर जब विदेश से अभी पाम ऑयल आना बंद हो जाएगा तो सारा प्रेशर जो है वो भारतीय तिलहन पे आएगा, जिसमें कि सरसों प्रमुखता से है। ऐसे ही आप देखिए गेहूं का देखिए, तो अब किसान को ये पता है कि मुझे बेचना कहाँ है, अब उसको एक ही जगह नहीं बेचना है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये इस कानून की जरूरत शायद ना भी रहे कि लोग स्वतः जो है उसको मंडी दिखने लगा है कि कहाँ बेचना है। नीति आयोग के वरिष्ठ कृषि सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद से गांव का चेहरा बदलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि जैसे कि हमारी पहचान है, जिस प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या किसी और प्रोडक्ट की वजह से हमारी जो पहचान है उस जिले में, मतलब इसका मतलब ये है कि उस जिले में वो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो उसकी पैदावार बहुत अच्छी है जी, या वो बनाया जाता है। जैसे मथुरा का पेड़ा हो गया, आगरे का पेड़ा हो गया। तो क्या होगा कि इस तरह की हमने सारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एक जिले में राज्य सरकार से कहा गया कि आप अपना एक प्रोडक्ट छांट लीजिए जो आपके जिले का मुख्य है। वो कुछ हो सकता था, तो उन्होंने जब ये छांटा तो हमारे जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर आलू पैदा होता है तो हमें यहाँ पर आलू बेस्ड इंडस्ट्री के लिए क्या क्या काम करना है जी। डॉक्टर नीलम पटेल ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों के हालात बदलने में सरकार से इस तरह की मदद मिलेगी। कोई दिक्कत है तो आप बहुत सारी स्कीम्स पा पाएंगे। और दूसरी जो हमने स्कीम्स अभी लेके आए हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है।
मतलब एक अच्छी चीज आ रही है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसानों की हैंड होल्डिंग के लिए और ये उनके इसके लिए जो क्या नाम है प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू चेन के लिए, इवन अब इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हम चाहते हैं गांव के बच्चे हमारे पढ़ के गांव में ही अपना काम शुरू करें, बिल्कुल, कि उनको शहर का न जाना पड़े। तो आपने कहा कि हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी गांव में जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो, उनको सिंचाई जो सुविधा चाहिए वो, तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम है आप इसमें गवर्नमेंट का और सपोर्ट हम देंगे। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 8,181 करोड़ रुपए की लागत वाली 292 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं में सोलापुर जिले और इसके आसपास के क्षेत्र का देश की मुख्य धारा में लाने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि ये परियोजनाएं सोलापुर के लोगों के कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ना आसान होगा और कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने में भी सहायता मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि सोलापुर जिले में लगातार जल संकट की स्थिति को दूर करने के लिए 2016-17 से NHAI ने बुल्ढाना प्रारूप के अनुरूप सोलापुर जिले में कई तालाबों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि कई उपलब्ध जलाशयों को और गहरा किया गया है और उनसे प्राप्त मिट्टी और पत्थरों का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सोलापुर जिले के करीब 73 गांवों में जल उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा क्षेत्र में भूजल स्तर 6,478 TMC बढ़ गया है और 561 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से 2 जलापूर्ति योजनाओं को लाभ हुआ है और क्षेत्र के 747 कुओं को रिचार्ज किया जा चुका है। बिहार के गया स्थित निरंजना नदी साल के अधिकांश दिनों में सूखी ही रहती है। सिर्फ बरसात के दिनों में ही इसमें जल का प्रवाह होता है, अन्य दिनों ये सूखी रहती है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ये नदी अटूट आस्था का भी प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखकर निरंजना रिचार्ज मिशन की स्थापना की गई, जिसमें समाज सेवियों के अलावा जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश के बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं। निरंजना नदी के उद्गम स्थल जो झारखंड राज्य के चतरा जिले में आता है, वहां से बोध गया तक पदयात्रा भी की गई थी। मिशन के द्वारा निरंजना नदी के उद्गम स्थल से बोध गया तक नदी के आसपास इलाकों में 1000 चेक डैम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि बरसात का पानी जगह जगह रोका जा सके और निरंजना नदी के जल स्रोत को पुनर्जीवित भी किया जा सके। इंटरनेशनल भिक्षु संघ आके और हमारे लोकल सबको मिलके तो निरंजन मिशन से काम शुरू करने के लिए आज इतना हम लोग इकट्ठा हुआ। तो हम लोग बुद्ध भगवान से प्रेयर करेंगे, वही सक्सेसफुल होगा, बेनिफिट होगा, हमारा लोकल आदमी, जनरल आदमी को फ़ायदा होगा और नेचुरल के लिए निरंजना मिशन का हम लोग का आगे बढ़ने के लिए ये कोशिश करके सबको धन्यवाद। निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की ओर से ये जो हम लोगों को निरंजना नदी को रिवाइव करना है, रिचार्ज करना है, तो उसके अभियान जो 1000 चेक डैम हम लोग को बनाना है, यहाँ से चतरा तक 130 किलोमीटर के दायरे में, दोनों तरफ 5 किलोमीटर नदी के पश्चिम और 5 किलोमीटर नदी के पूरब। उसमें पहला चेक डैम जो है ये कोल्हुआ नामक ग्राम में, उसकी शुरुआत हम लोग करने के लिए आज उसका शिलान्यास करने के लिए आए हैं, जिसमें विभिन्न देशों के संत महात्मा आए हुए हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। तो आज इसका शिलान्यास होगा। ये बहुत ही पुराना नदी, इसको लोग चाय नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा। और इसका आगे जाके थोड़े दूर के बाद 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद निरंजना नदी में ही मिल जाती है। और इसके पहले भी बहुत पहले ब्रिटिश ज़माना में यहाँ पर एक बांध था, वो कोल्हुआ बांध के नाम से जाना जाता था। बहुत ही पुराना बांध है और इससे बहुत लोग को सिंचाई की सुविधा मिलती थी। और इस बांध के रहने के वजह से सारे लोग को वाटर लेवल भी ऊपर था। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा बाढ़ उड़ आया, इसके वजह से इस चेक डैम का विनाश हो गया, चेक डैम टूट गया। तो एक ये लोग सामाजिक संस्था में आए हैं और ये लोग अभी चेक डैम का निर्माण बनवा रहे हैं और हम लोगों से अपेक्षा भी करेंगे और हमारा भी सहयोग है कि भाई बन जाए, और लोग यहाँ के सहानुभूतिपूर्वक सहयोग भी दे रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए
कि हम लोग कई साल से बहुत कोशिश कर रहे थे कि निरंजन नदी में वापस फिर से पानी आए, क्योंकि आपको बता दें जब भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा में उनको ज्ञान मिला था, उसके पहले वो सुजाता से जब बोध गया की ओर आ रहे थे तो बीच में नदी में पानी था। मीन्स कहने का मतलब गर्मी के दिनों में भी यहाँ पानी हुआ करती थी, तभी तो उनका पात्र उल्टे दिशा में बहा और वो उनको इस नदी ने पहला ज्ञान दिया कि आपको कहीं ना कहीं उस पार आपको ज्ञान मिलने वाला है, और वहीं से ये भगवान बुद्ध बने। तो उनका एक फिर से हम लोग इस कोशिश में है कि इस नदी को फिर से जीवित किया जाए, फिर से इसमें धारा प्रवाह पानी रहे, सालों भर पानी रहे। तो चेक डैम निर्माण कार्य का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है और कोशिश है सरकार की कि हर तरह से किसानों को फ़ायदा हो और इसी वजह से मंडियों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं मंडी भाव की तरफ और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 23 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,130 रुपए। 25 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,130 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही विसावदर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,345 रुपए। 25 अप्रैल को इसके भाव में 170 रुपए की तेजी आई और भाव 5,515 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में 25 अप्रैल को मूंगफली 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। साथ ही तमिलनाडु की सेवूर मंडी में मूंगफली के सौदे 6,350 रुपए पर हुए। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की कटाई कर सकते हैं। साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर ले, वहीं गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहे। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करें। यही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी काली मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही
केले की रुपाई कर सकते हैं। केले के खेत में सिंचाई करें। केरल में रबड़ में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में रबड़ में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। इस समय सुपारी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं किसान सुपारी की बुआई करते रहें। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। तो चलिए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ खास खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार रात सैन फ्रांसिस्को में डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण, प्रौद्योगिकी और प्रणाली सहित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के उद्योगपतियों के साथ गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया। गुरुग्राम स्थित मानेसर के सेक्टर 6 में देर रात कूड़े के ढेर में भीषण आग के चलते धुएं का गुबार उठता नजर आया। बताया जा रहा है कि आग 3 से 5 किलोमीटर इलाके में फैली है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी चली थी, जिसके चलते आग और फैल गई। चंडीगढ़ में तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक बसों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानें, शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालय, सरकारी और निजी कार्यालयों में भी मास्क अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से 346 करोड़ 40 लाख डॉलर के सिरेमिक्स और ग्लासवेयर उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान केवल 129 करोड़ 20 लाख डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि सिरेमिक्स, टाइल्स और सैनिटरी वेयर के निर्यात में भारी बढ़ोतरी के कारण प्राप्त हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी के जाल में फंसने से बचाने के लिए परामर्श जारी किया है। एसबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को अपने पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। साथ ही निजी जानकारी के संचयन से बचने के लिए अपने मोबाइल या उपकरणों में ऑटो सेव और रिमेंबर जैसे विकल्पों को बंद रखना चाहिए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।